जय हिंद इंडिया। रुपेश यादव करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस 6 मार्क्स का पूछेगा, उसका एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें से 6 मार्क्स पक्का करने का आपके पास सुनहरा मौका है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, पीडीएफ के थ्रू भी रीड कर लीजिएगा। राइट, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो हमारे जेपीएससी मेंस का बैच चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दैट इज़ 7070802808 पे कॉल कर सकते हैं। और जो हमारे ऐप है, करियर फाउंडेशन का ऐप है, उसे आप करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी पे आपको पूरी जानकारी और मिल जाएंगी। तो फॉर मोर डिटेल आप यू कैन डाउनलोड द करियर फाउंडेशन ऐप और यू कैन कॉल ऑन द नंबर 7070802808। राइट, तो ठीक है। तो डियर, ये दूसरा पार्ट है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक ये नज़र आ रहा है, जिसका नाम है डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर क्या होता है? लॉकर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को सुरक्षित रखना। लॉकर, अगर आपको लॉकर मिल गया, कहते हैं कि वो उस लॉकर में ये सामान रखा हो, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे वो सामान सुरक्षित है। डिजिटल लग गया मतलब क्या, इसे डिजिटली लॉकर है जहाँ पे सामान सुरक्षित होगा। तो जैसे कि आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइक पेन ड्राइव, सॉरी लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका जन्म प्रमाण पत्र, उसको आप उस पर रख सकते हैं। वो ये इतने अच्छे हैं कि मान के चलिए कि आपने ड्राइवरी लाइसेंस उस पर रखा है, ठीक है, और फिर आपका ड्राइवरी लाइसेंस खो गया, तो आपको उसका मान्यता मिल जाएगा। उस पर दिखाओगे, डिजिटल लॉकर में स्टोर किया हुआ दिखाओगे, तो उस पर आपको मान्यता मिल जाएगा। मान्यता इन द सेंस ये बोले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे सत्यापित कर देगा, उसे जो है अटेस्टेड कर देगा। अगर कोई भी काम में अटेस्टेड कराने की ज़रूरी होती है तो उसमें आसानी से अटेस्टेड भी हो जाता है। लेकिन अगर वही पेन ड्राइव आपका ओरिजिनल जो खो गया, सॉरी पेन ड्राइव बार बार आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या हुआ, खो गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, अब उसको क्या करें, आप ड्राइविंग लाइसेंस फ़ोटो क्लिक करके रखे हो मोबाइल में, या कोई पीडीएफ बना के, या किसी तरह किसी फॉर्मेट में मोबाइल में रखे हो, तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। उसका वैल्यू कहीं कहीं पे देगा भी, कहीं नहीं भी देगा। लेकिन अगर वही डिजिटल लॉकर में सेव है तो क्या होगा, उसका वैल्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया ये मुहिम है, ठीक है, डिजिटल लॉकर। तो इसी के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। जो डिजिटल लॉकर होता है, यह एक वेब सर्विस है। क्या है? एक वेब सर्विस है, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज को, जैसे पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि को डिजिटली प्रतिलिपि के ऑनलाइन संग्रहित रखा जाता है। क्या करेंगे, उसका स्कैन करके, जो डिजिटली कॉपी होती है, प्रतिलिपि होती है, उसको क्या करेंगे, स्कैन करके उस पर स्टोर करके रख देंगे। जो डिजिटल लॉकर होता है, उसका यूज करने के लिए आधार कार्ड नंबर जो होता है, उसका मतलब उसका होना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आधार कार्ड नंबर का प्रयोग कर डिजिटल लॉकर की सुविधा का लाभ किया जा सकता है। तो क्या, कैसे लाभ करेंगे डिजिटल लॉकर का? तो बोलेंगे आधार कार्ड नंबर के थ्रू। राइट, इसका कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? महत्वपूर्ण दस्तावेज का सुरक्षित भंडारण है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसका सुरक्षित सेफ्टी स्टोरेज है। वहाँ पे सेफ्टी स्टोरेज रहेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई वहाँ से चुरा नहीं सकता है। राइट, वो डिजिटल लॉकर है। फिर कह रहा है दस्तावेज के सत्यापन के आसानी। जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे देखा होगा तो उसमें सत्यापन जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा है, उस पर रखा है, उसको सत्यापन कराने जाओगे कहीं भी किसी भी ऑफिसर से, तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन वही अगर मोबाइल में रखे हो, फिर जाओगे देखने तो उसको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद मेन होता है कम्युनिकेशन। जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक सोर्स होगा, दूसरा रिसीवर होगा। क्या होगा? उसको एक दूसरे को कनेक्ट करना। जैसे कि मैं क्लास दे रहा हूँ और आपके पास मेरी क्लास जा रही है, आप उससे फ़ायदा कर रहे हो, क्लास को रिसीव करो। दैट इज़ द वर्क ऑफ, किसका वर्क है? कम्युनिकेशन का। हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हमसे कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो दैट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मेनली तीन पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन में। एक होता है संचार चैनल,
एक होता है संचार चैनल, दूसरा होता है ट्रांसमीटर, तीसरा होता है रिसीवर। एक होता है संचार चैनल, दूसरा होता है ट्रांसमीटर, तीसरा क्या होता है रिसीवर। संचार चैनल क्या है? एक फिजिकल माध्यम है। संचार चैनल की बात करोगे, कम्युनिकेशन चैनल की बात करोगे, संचार चैनल की बात करोगे तो वो क्या होता है? एक फिजिकल मीडियम होता है, फिजिकल माध्यम होता है, भौतिक माध्यम होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को क्या करता है? जोड़ता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर को क्या करता है? जोड़ता है। राइट। ट्रांसमीटर का क्या काम होता है? ट्रांसमीटर का काम होता है ये मैसेज सिग्नल के इस प्रकार परिवर्तित करता है, कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिस्ट में, परिवर्तित करता है कि चैनल के माध्यम से उसे आसानी से संप्रेषित किया जा सकता है। मतलब जो ट्रांसमीटर का काम है, जो उसे मैसेज मिला है, मैसेज सिग्नल को इस प्रकार से चेंज कर देता है, इस प्रकार से परिवर्तित कर देता है कि जिससे कि उसे कम्युनिकेट करने में आसान होगा, संप्रेषित करने में, मतलब कम्युनिकेट करने में क्या होगा? आसान होगा। ट्रांसमीटर का ये काम होता है। ठीक है। यह सूचना के स्रोत से प्राप्त सिग्नल, ठीक है। अब देखो, सूचना के स्रोत, जहाँ से स्रोत है, जहाँ से हमें कोई चीज़ का सूचना मिलता है, उससे स्रोत से प्राप्त, मतलब सूचना से स्रोत से प्राप्त अगर सिग्नल नॉन इलेक्ट्रिकल हो, क्या हो? नॉन इलेक्ट्रिकल हो, तो पहले उसे इलेक्ट्रिकल में बदला जाएगा। क्या करेगा? पहले उसे इलेक्ट्रिकल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे साउंड से ट्रांसड्यूसर की मदद से, जैसे साउंड को किसके? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल जाता है, किसके? ट्रांसड्यूसर की मदद से। जैसे कि माइक और माइक्रोफोन के पास आप बोल रहे हो तो साउंड दे रहे हो, आवाज़ दे रहे हो, फिर वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलता है, और वही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित को ही सिग्नल बोलते हैं। और फिर वो क्या करता है? ट्रांसमीटर से लेकर के चैनल के माध्यम से फिर रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर क्या करता है? उसमें से जो संकेतिक होता है, जो हमें भेजना होता है, उसको आगे फिर जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वहाँ पे पहुँचा देता है। दैट इज द ये सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। फिर ये क्या करता है? अगर बात करेंगे रिसीवर की, तो ये भेजे गए सिग्नल के अलग करता है। जो सिग्नल आया है उसके पास, सबसे पहली बात, संचार चैनल क्या संचार चैनल ट्रांसमीटर और इसको क्या करता है? जोड़ता है रिसीवर को। ट्रांसमीटर क्या करता है? सोर्स से लेकर के मैसेज जो प्राप्त होता है उसको इस फॉर्म में परिवर्तित कर देता है कि आगे उसको फॉरवर्ड करने में आसानी होती है। उस फॉर्म में परिवर्तित करते हैं, जैसे चैनल के माध्यम से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। ठीक है। और ये क्या करता है? रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, या सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है, तथा संकेत के डिकोड संकेत के डिकोड करके इच्छित संदेश उपलब्ध कराता है। जो डिजायर्ड मैसेज है उसे क्या करता है? उपलब्ध कराता है। राइट। तो ये कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स देख लिए। संचार के प्रकार, जो कम्युनिकेशन है उसके प्रकार हैं, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। तो जो संचार है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट में होता है एक ट्रांसमीटर होता है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है? एक ट्रांसमीटर, जहाँ से मैसेज, ट्रांसमीटर का क्या काम है? सोर्स कहीं है, उससे मैसेज लेकर के फिर चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास भेजना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो पॉइंट टू पॉइंट ये संचार सिस्टम है, इसमें क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है, कहीं से आया, एक ट्रांसमीटर लगा है, उसके बाद एक रिसीवर होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, कहीं से जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसमिट होकर आई है, और वो फिर क्या जाता है? एक ही मोबाइल में जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसमीटर से आया मोबाइल के पास और एक ही कॉल, जैसे मान के चलो कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो, वही बात आपके मोबाइल पे भी चले और 10, 20, 50 और अदर मोबाइल पे भी वो बात सुनाई दे। कॉन्फ्रेंस करना एक अलग चीज़ है, वो अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो लेकिन ये जो पॉइंट टू पॉइंट संचार के प्रकार जो है, संचार जो है पॉइंट टू पॉइंट, इसमें इसका मतलब होता है कि एक ट्रांसमीटर होता है। इसमें क्या होता है? एक, अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, जैसे मोबाइल संचार। लेकिन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? ट्रांसमीटर तो एक ही होता है, जहाँ से क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमीटर तो एक होता है, लेकिन रिसीवर क्या होगा? कई सारे हो गए। क्या हो गया? अनेक रिसीवर हो गए। जैसे कि रेडियो,
रेडियो ऐसी बात तो नहीं है कि आज 7 PM हमारे रेडियो पे न्यूज़ चल रहा है तो आपके रेडियो पे नहीं चलेगा, कोई पर्सनली मेरे ही रेडियो पे चलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो डियर, यही कहने का मतलब है कि जो ब्रॉडकास्ट होता है उसका ट्रांसमीटर तो एक ही होता है, कहीं तो एक ही जगह से ट्रांसमीटर है, सिग्नल आ रहा है किसी एक ही जगह से ना। और ये कहाँ का चल रहा है, अनेक प्लेस पे चल रहा है, अनेक जगह चल रहा है। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, संचार क्या होता है, रेडियो पे अगर मान के चलो कि 4 बजे कोई प्रोग्राम चल रहा है टीवी पे या रेडियो पे, तो उससे क्या होगा, वो सभी के टीवी पे चलेगा ना, उससे कई लोग, बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एक टाइम में। लेकिन ट्रांसमिट कहाँ हो रहा है, एक जगह से ही हो रहा है। तो यही है ब्रॉडकास्ट सिस्टम, लेकिन ब्रॉडकास्ट संचार। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट संचार में क्या होता है, ट्रांसमीटर भी एक होता है और रिसीवर भी एक होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदली गई सूचना प्रेषण के लिए उपयुक्त हो सिग्नल कहलाती है। जो सूचना है, सबसे पहली बात, सिग्नल होने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित जो प्रेषण के लिए उपयोग हो, जिसे कम्युनिकेट करे आगे, उसे क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। तो जैसे कि हम वॉइस दिए तो हम माइक के पास जाते तो हम तो उसे साउंड देते हैं ना, वॉइस देते, आवाज़ देते, साउंड देते हैं। लेकिन वो साउंड क्या होता है, ट्रांसड्यूसर की मदद से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलता है और फिर वो आगे की ओर फॉरवर्ड होता है, ठीक है, आगे की ओर जाता है। तो यही है, इसी का कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदली गई सूचना प्रेषण के लिए उपयुक्त हो सिग्नल कहलाती है। राइट। सिग्नल 2 प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है ये कंटिन्यूस होता है, डिजिटल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, डिफरेंट अलग अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होता है। जो बैंडविड्थ होता है इसका एनालॉग सिग्नल का कम होता है एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें जो एनालॉग सिग्नल में एरर होने का, जो कुछ माइनर एरर होने का चांस होता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल में एरर होने का कोई चांस नहीं होता। यही कुछ बेसिक डिफरेंस इसमें है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, कंप्यूटर etc, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका उदाहरण के लिए माइक्रोफोन, इसका उदाहरण के लिए डिजिटल क्या है, माइक्रोफोन या माइक। ये क्या होता है, माइक्रोफोन या माइक, माइक्रोफोन या माइक होता है। जब हम माइक्रोफोन के समक्ष ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसके डायफ्राम, वहाँ पे एक डायफ्राम होता है, से गुजरता है तथा डायफ्राम से संबंधित विद्युत चुम्बकीय कुंडली में विद्युत धारा या वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। राइट। और यही विद्युत धारा या वोल्टेज क्या है, एनालॉग सिग्नल है। यह वोल्टेज धारा के सतत परिवर्तन क्या होता है, या वोल्टेज या धारा के सतत परिवर्तन, कंटिन्यूस वेरिएशन होता है। इस टाइप का जो एनालॉग होता है क्या होता है, वोल्टेज या विद्युत धारा के क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएशन होता है, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस है। ये बाइनरी कोड पे डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाले बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1, उस पर डिजिटल सिग्नल उसी पे काम करता है। और ये क्या होता है, 0 जो होता है वो लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और 1 क्या होता है, हाई वोल्टेज को या वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करता है इसमें। नेक्स्ट, बैंडविड्थ क्या होता है, कोई उपकरण, कोई भी डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे वर्क करता है उसे ही क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे अलग अलग रेडियो का रेंज अलग है, वाईफाई का रेंज अलग है, लाईफाई का रेंज अलग है, ब्लूटूथ का रेंज अलग है। तो मतलब बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग बैंडविड्थ हो सकता है। मतलब जिस रेंज पे, फ्रीक्वेंसी पे कोई उपकरण जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर कार्य करता है उसे ही क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बैंडविड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। इसके नाम से पता है ऑप्टिकल जहाँ है, समझ जाना कि कहीं न कहीं लाइट का, प्रकाश का रोल है वहाँ पे, ठीक है, प्रकाश तंतु। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एक होलो सिलिंड्रिकल होता है और किससे किससे मिलके बना होता है, तो ये बना होता है सिलिका और ग्लास से। जो बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर होता है, सबसे पहली बात किससे मिलके बना होता है, तो बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर बना होता है सिलिका से या ग्लास से। किससे होता है डियर, तो सिलिका या ग्लास से मिलके बना होता है। इसमें जो है प्रकाश, इसमें प्रकाश मेन इसका कंपोनेंट होता है काम करने के लिए।
जैसे आपने पहले कभी मेला सब में गए होंगे, मेला सब में, तो वहाँ पे आप देखे होंगे मेला में एक खिलौना टाइप का आता है। जैसे यहाँ एक होता है सिलिंड्रिकल टाइप का, पाइप टाइप का, उसमें लाइट देते तो आगे ऐसे 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 करके गुलदस्ता टाइप का जैसे बोलते हैं, ऐसे 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 करके पतला 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 निकला रहता है, और ये लाइट जाके पूरे में वहाँ पे रोशनी करता है, पूरे में जलता है, वहाँ पे खूबसूरत लगता है देखने में। वही क्या है इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज जो है मेडिकल के भी क्षेत्र में बहुत हो रहा है, ठीक है। कुछ बीमारी का पता लगाने में और उसे क्या कहते हैं, उसे ठीक करने में भी, उसे डिटेक्ट करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में भी यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है। और ये ऑप्टिकल फाइबर किस बेसिस पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ये बनता है ऑप्टिकल फाइबर से, तो दैट इज ये वर्क करता है किस पे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। क्या होता है सॉरी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पल पे वर्क करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम पढ़ ही रखे हैं, जब इंसिडेंट रे की एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होता है, लाइट जिस मीडियम से जाती है फिर उसी मीडियम में लौट आती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। इसमें संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे आधारित होता है तथा सूचनाओं का संप्रेषण प्रकाश पुंज के माध्यम से होता है, प्रकाश पुंज के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका लाभ क्या है, प्रकाश पुंज के माध्यम से जो सूचना का ट्रांसमिशन होता है, संचार होता है, इसको मतलब इसका फ़ायदा क्या है, इसका लाभ क्या है। तो लाभ ये है कि इसमें विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं होता, तो यहाँ से इसका क्षय कहाँ से होगा, क्षय नहीं होगा। इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सृजन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये किस पे बेसिस पर काम होता है, लाइट इसमें यूज होता है। इस टोटल लाइट का जो एक फेनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस पर ये वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी लॉस का कोई यहाँ पे लोचा नहीं है। दूसरी बात ये, जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज पार्टिकल होता है वो रोटेशन करता है, रोटेट करता है या मूव करता है एक जगह दूसरी जगह, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ नहीं जनरेट होगा, जो उससे प्रॉब्लम आने वाला होगा वो भी नहीं होगा इस केस में, ऑप्टिकल फाइबर के केस में, राइट। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का लाभ क्या है, इसके जो बैंडविड्थ अन्य संचार माध्यम की तुलना में अधिक होती है। बैंडविड्थ मतलब क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है अन्य संचार माध्यम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें ये ठस में लिखा दिया, इसमें संकेतों को काफ़ी दूर तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हानि नहीं होती है, और साथ विद्युत चुंबकीय व्यवधानों का असर भी नहीं पड़ता है। जो विद्युत चुंबक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जनरेट ही नहीं होगा, उससे जो व्यवधान होगा, डिस्टर्बेंस होगा, वो भी नहीं होगा इस केस में, ऑप्टिकल फाइबर केस में, ठीक है। आपदा प्रबंधन में आपदा लिख दिया, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपदा प्रबंधन में चिकित्सा के क्षेत्र में यह उपयोगी सिद्ध हो रहा है, रोगों के पता लगाने और बीमारी के उपचार करने दोनों में। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका भी यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर का कहाँ, चिकित्सा के भी क्षेत्र में यूज होता है। कि किस फॉर्म में होता है, तो रोगों का पता लगाने के लिए और उसे क्या करते हैं, उसे ठीक करने के लिए भी, उसका उपचार करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। नेक्स्ट, डिवाइसेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसके बारे में अब देखते हैं। संचार हेतु प्रयुक्त यंत्र, डिवाइसेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस यूज होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला आ जाता है कंप्यूटर, पहला टॉपिक आ जाता है आपका किसमें, जो डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस की जरूरी होती है वो कौन सा है, तो पहला आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरह की सूचनाओं का विश्लेषण करता है। कंप्यूटर क्या करता है, मैथमेटिकल और गणितीय और तार्किक दोनों सूचनाओं का क्या करता है, विश्लेषण करता है कंप्यूटर, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कंप्यूट,
ये जो डिराइव हुआ है कहाँ से आया था, इंग्लिश वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। तो कंप्यूटर सबसे पहली बात क्या है, तो बोलेंगे मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन का क्या करता है, ये विश्लेषण करता है। फिर बोलेंगे कि ये इसका मतलब होता है, ये कहाँ से डिराइव होता है, इंग्लिश वर्ड नोट ग्रीक वर्ड, याद रखना मैक्सिमम लोग को याद रहता है ग्रीक वर्ड, नोट ग्रीक वर्ड, इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब क्या कंप्यूट, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गणना करना, कोई भी चीज़ का गणना करना। जो कंप्यूटर का फादर किसे कहता है, जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मेनली देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेनली दो पार्ट्स होता है, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। एक क्या होता है हार्डवेयर, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वही क्या होता है हार्डवेयर होता है। अब हार्डवेयर का अलग अलग होता है, जैसे कि रैम रोम, CPU, मॉनिटर, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ किस में आता है, हार्डवेयर में आता है। मॉनिटर ये सब में किस में, ये किस में आएगा, ये तो हार्डवेयर में आएगा। ठीक है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो क्या होता है हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। राइट, तो हार्डवेयर के बारे में अब देखते हैं। यह कंप्यूटर का भौतिक हिस्से हैं जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। मुख्य हार्डवेयर, कुछ हार्डवेयर हैं जो जिसका नाम उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है CPU, जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है यार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। जो CPU होता है, ये एग्जाम में आ जाता है कि CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जितने भी काम होता है कंप्यूटर के द्वारा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सब का सब कहाँ होता है, लगभग CPU में ही होता है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। तो ये बात है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से CPU द्वारा ही किए जाते हैं। CPU की गति को किस में मापते हैं, तो MIPS में मापते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो CPU की गति होती है, स्पीड होती है, उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं, उसके यूनिट क्या होते थे, MIPS, जिसका मतलब क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। राइट, CPU का मेनली दो भाग होते हैं, जो प्रमुख दो भाग होते हैं CPU का। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, जो CPU का दो पार्ट होता है डियर, कितने पार्ट होता है, तो CPU का दो पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है, तो एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। राइट, उसके बाद पहले जो देखोगे, पहले का CPU देखोगे, कुछ साल पहले का CPU देखोगे, तो उसका क्या होता था, उसमें उसका साइज बहुत बड़ा होता था। क्या होता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता था। रीज़न ये है कि बहुत सारे सर्किट उसमें यूज होते थे। लेकिन जब से माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ है, जब से माइक्रो प्रोसेसर आया है, तब से CPU का साइज क्या हुआ, कम हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे सर्किट यूज होते थे, उसके लिए एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, जिसे IC बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, जितने भी अलग अलग सर्किट मिलकर जो काम करते थे, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, एक ही सर्किट सारे काम कर देते हैं, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, IC बोलते हैं हिंदी, मतलब शॉर्ट में। तो यह बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर के विकास में ने CPU आकार को काफ़ी छोटा कर दिया। जो माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है ना, ये CPU का आकार को बहुत ही छोटा कर दिया है। माइक्रो प्रोसेसर में अनेक सर्किट के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर पहले क्या होता था, CPU में बहुत सारे सर्किट यूज होता था, उस सभी के जगह एक प्रकार के क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्डवेयर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, रैम जिसे बोलते हैं, मतलब रैम बोलते हैं, बहुत लोग RAM बोलते हैं, जिसका फुल नेम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, जो कंप्यूटर प्रेजेंट में जो वर्क होता है ना, जितने भी काम हम लोग करते हैं, वो सब का सब रैम पे होता है। ठीक है, रैम में क्या होता है, कंप्यूटर जब तक चलता है तभी तक उसमें डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर रहता है, बाद बाकी वो डिलीट हो जाती है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर कंप्यूटर ऑफ हुआ तो क्या होगा, सारे के सारे डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है। तो रैम क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल नेम भी पूछ देता है। यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, जब कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं, यह तभी रैम काम करती है। ठीक है,
कंप्यूटर के बंद होने पर रैम के स्टोर सभी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन है रैम में, जो भी काम की हम सबका सब डिलीट हो जाते हैं कंप्यूटर के बंद होने के बाद। ठीक है, रैम भी एक या एक से अधिक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से मिलकर बनी होती है। जो रैम होती है यह भी एक या एक से अधिक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट होता है रोम। नेक्स्ट होता है रोम। ये पता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल नेम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? इसमें जो भी इंफॉर्मेशन सेव होता है ना, ये परमानेंट हो जाता है। क्या होता है? ये परमानेंट हो जाता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन सेव होता है डियर, उसमें वो क्या होता है? परमानेंट। तो कंप्यूटर चाहे बंद हो या लॉगिन हो या लॉग आउट हो, कंप्यूटर मतलब बंद हो या स्विच ऑन हो या स्विच ऑफ हो, कंप्यूटर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो डाटा एक बार चला गया, स्टोर हो गया, वो परमानेंट ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो परमानेंट स्टोर हो जाती है इसमें। ठीक है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें जो रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके जो डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, तो केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। लेकिन रैम में क्या था? उसके एडिट भी कर सकते, उसमें चेंज कर सकते। लेकिन जो रैंडम रीड ओनली मेमोरी है आरओएम रोम, उसमें क्या होता है? केवल उसके डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि यह एक परमानेंट मेमोरी है। यह क्या होता है? एक परमानेंट मेमोरी है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी रोम में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। इसे मेन बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहते हैं इसे। इस पे कंप्यूटर का प्रोसेसर, डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड, रैम, रोम इटीसी इसी पर स्थापित होता है। इसका मदर क्या कहते हैं? अपने ज़मीन को, अर्थ को धरती माँ क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि धरती माँ पे ही सब कुछ है। मदर से रिलेटेड क्या है? जो सब कुछ उन पे डिपेंड करे। धरती को अपनी माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब कुछ उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं, सब लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, सब चीज़ें उस पर ही डिपेंड करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में एक मदर बोर्ड होता है, जिस पे जितने भी पार्ट होते हैं वो सब का सब कहाँ पे? इसी पे डिपेंड होता है। जैसे कि प्रोसेसर, डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड, रैम, रोम इटीसी इसी पर क्या होता है? स्थापित किया जाता है, इसलिए इसका नाम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डियर? नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यह डिजिटल सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, जो डिजिटल सूचना होता है, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है, एकत्रित करने के लिए एक पतला सा मैग्नेट क्या होता है? एक पतला मैग्नेटिक डिस्क होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क एक पतला होता है, जो कंप्यूटर को विभिन्न सूचनाएं देने के लिए तथा कंप्यूटर से विभिन्न सूचनाएं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मतलब ये इसकी बात करेंगे अगर फ्लॉपी डिस्क का, तो ये क्या होता है? एक पतला सा मैग्नेटिक डिस्क होता है। तो सबसे पहली बात किससे बना होता है? तो मैग्नेट से मैग्नेटिक डिस्क होता है। क्या? फ्लॉपी डिस्क। इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर को कुछ सूचना देने के लिए या कंप्यूटर से कुछ सूचना जो हमें मिलता है उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। यही चीज़ लिखें कि डिजिटल सूचनाओं को एकत्र करने वाली एक पतली मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर को विभिन्न सूचनाएं देने के लिए तथा कंप्यूटर से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और कंप्यूटर जो हमें दे रहा है इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करने के लिए भी इसका यूज होता है फ्लॉपी डिस्क का। ठीक है, नेक्स्ट चिप। चिप पर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहली बात, जो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हमने पढ़ा है, उस इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किस पे किया जाता है? उस इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण चिप पे किया जाता है। चिप का आकार कम से कम होना है चाहिए। तो चिप जो होना चाहिए ना, वो छोटा से छोटा होना चाहिए, जिससे कि जो और डिवाइस है जहाँ पे चिप यूज करते हैं वो भी क्या हो? छोटा हो। तो छोटा से छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका जो वे जो है, पाथ जो है, वो क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? परिपथ जो होता है प्राकृतिक जटिल से जटिल हो। क्या हो? देखो, इसका साइज छोटा हो लेकिन वो क्या हो? जो परिपथ है उसका जटिल हो। चिप का ये है। चिप का आकार सबसे कम तथा परिपथ की प्राकृतिक जटिल से जटिल हो। चिप किससे बना होता है? कभी एग्जाम में ये चीज़ पूछता है कि चिप किससे बना होता है, तो बोलेंगे सिलिकॉन से बनाया जाता है। लेकिन आज के दिन में अब जो है एक नया प्रयास किया जा रहा है, एक नया प्रयास किया जा रहा है। जो चिप पहले से बना होता है किससे? तो सिलिकॉन से बना हुआ था। लेकिन आज के दिन में चिप बनाने के लिए एक प्रोटीन से
बायोचिप के बारे में सोच रहे हैं लोग, उस पर काम चल रहा है बायोचिप बनाने के लिए। बायोचिप से क्या फ़ायदा होगा, कंप्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट जो ह्यूमन का तंत्रिका तंत्र है ना, उसको जानकारी उसकी जानकारी एक बार में संग्रहित हो जाएगा, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में। इसीलिए बायोचिप बनाने के लिए अब प्रोटीन के माध्यम से उस पर काम किया जा रहा है, वो वर्क इन प्रोसेस है, उस पर डेवलप मतलब उसमें रिसर्च अभी जारी है। तो यही होता है कि अब प्रोटीन से बनने वाली बायोचिप का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। बायोचिप के प्रयोग से मानव तंत्रिका तंत्र के संकेत सीधे कंप्यूटर के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। डायरेक्ट क्या होगा, कंप्यूटर के द्वारा मानव तंत्रिका तंत्र के संकेत जो है क्या कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट ग्रहण किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है समझिए, कंप्यूटर को पहले से एक निर्देश दिया जाता है, एक नियत भाषा दी जाती है, एक नियत कांस्टेंट लैंग्वेज दिया जाता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समूह को, ये निर्देशित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और इस प्रोग्राम के समूह को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस प्रोग्राम के समूह क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम फील नहीं कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो यही कह रहा है कि कंप्यूटर को पहले से दिए जाने वाले एक नियत भाषा होते हैं, इसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इन निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। मेनली सॉफ्टवेयर कितने दो टाइप्स के होते हैं, जो मेनली सॉफ्टवेयर होता है कितने टाइप्स का होता है डियर, तो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर चलाना या उस पर काम लायक बनाना। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, नाम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाएगा या उसको काम करने लायक बनाएगा, उसे ही बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, डीओएस, यूनिक्स, लाइनक्स etc। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में कि बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जरूर पूछता है, कौन कौन सा है, बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, यूनिक्स, लाइनक्स etc। इसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसे क्या बोलते हैं एक नाम से, और इसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग। अब सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग अपने डेली लाइफ में होता है, जो रोजमर्रा के काम है। क्या होता है, किसी को पेमेंट देना है उसका गणना करता है, कुछ लिखने का काम करता है। मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारे रोजमर्रा के काम को, जो रोजमर्रा का काम है, डेली वर्क है, उसको तेजी से और सरलता से करने में मदद करता है, उसे ही बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है और उसे काम करने लायक बनाया जाता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारे रोजमर्रा के काम को तेजी से करें और सरलता से करें, आसानी से कर दें, उसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे रोजमर्रा के कार्य को कंप्यूटर द्वारा अधिक तेजी से और सरलता से करवाने में मदद करते हैं, जैसे लिखने के लिए, आंकड़े रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना के लिए etc के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। MS वर्ड एग्जाम्पल इसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर आदि इसी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो वीडियो प्लेयर है या वेब ब्राउजर है वो किसके अंतर्गत आता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, तो हमने देखा कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या। तो इसको मेनली 4 बेसिस पे से क्या क्या क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्या है, मूल तकनीक के आधार पर, इसे 4 आधार पे क्लासिफाइड किया गया। पहला मूल तकनीक के आधार पर, ये इसमें कौन कौन सा आता है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, आणविक, क्वांटम तथा न्यूरो कंप्यूटर आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड होता है पीढ़ी के आधार पर, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अभी तक कितने 5वीं पीढ़ी आए हैं, 5th जनरेशन तक आए हैं, ये पीढ़ी के आधार पर। क्षमता के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर पॉमटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि क्या होता है, इसके किसके क्षमता के आधार पे हैं।
आकार के आधार पे, सॉरी आकार के आधार पे। तो कंप्यूटर को क्लासिफाइड किए गए 4 आधार पे कौन कौन सा है? पहला मूल तकनीक के आधार पर, दूसरा पीढ़ी के आधार पर, तीसरा क्षमता के आधार पर और चौथा आकार के आधार पर है। अब ये कंप्यूटर का जो नेक्स्ट हम लोग क्लास देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें देखेंगे ये कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका डिटेल देखेंगे और फिर आफ्टर दैट इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। और 1-2 वीडियो और आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, जिससे कि कभी कभी ज़्यादा लंबी वीडियो होने के बाद लोग को देखने में भी थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा ICT 6 नंबर के लिए। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है उसको करिए और ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लीजिए। PT में से 3 क्वेश्चंस मीन्स 6 मार्क्स आपका हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम अहेड।